मैं पिछले आधे घंटे से सीतापुर रेलवे स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। कुछ दूरी पर मुझे एक औरत नज़र आई जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रही थी। यह मेरी सहेली सोनल जैसी दिख रही थी जो पिछले 4 सालों से जेल में थी। मैं उस औरत के करीब गई और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वैसे ही वह औरत बोली, तुम श्रुति हो ना? मैंने भी उसे पहचान लिया था। यह सोनल ही थी। मैं उसके चेहरे को कुछ देर तक देखती रही और उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई। सोनल मेरे ही गाँव की थी और 10वीं तक हम दोनों साथ में ही पढ़े थे, लेकिन सोनल बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी और उसकी शादी हो गई थी। सोनल की शादी के 1 साल बाद ही सोनल के पति रोहन की मौत हो गई थी और अपने पति की हत्या के जुर्म में सोनल को 4 साल की सज़ा हो गई थी और 6 साल बाद सोनल को सामने देखकर मैं बेहद खुश थी। मैं श्रीनगर से सीतापुर आई थी। यहाँ मेरे एग्ज़ाम थे और सीतापुर में ही मेरा मामा का घर था। मैं पिछले 20 दिनों से मामा के यहाँ रुकी हुई थी और आज सीतापुर से अपने घर श्रीनगर जा रही थी। सोनल मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैंने सोनल से पूछा, तुम्हें तो जेल हो गई थी ना? सोनल ने कहा, मैं पिछले 4 साल से सीतापुर जेल में अपनी सज़ा काट रही थी। आज सुबह ही मेरी रिहाई हुई। मैंने कहा, सोनल तुम्हारे जेल जाने की खबर मुझे मिली थी। लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। सोनल ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करती। सोनल की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। सोनल ट्रेन की खिड़की से बाहर नजरें घुमाए हुए ऐसे बैठी थी जैसे उसका कुछ खो गया हो। 4 साल तक जेल की चारदीवारी के अंदर रहने के बाद सोनल ट्रेन की खिड़की से खुले मैदानों को देख रही थी और सोनल को इस तरह खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था। गांधी जेल के श्रीनगर में मेरा गांव था और जय विहार में सोनल के ससुराल थी। इसलिए मैंने सोनल से पूछा, तुम कहाँ जाओगी, श्रीनगर या जैविक? सोनल ने कहा, मैं अभी तो तुम्हारे साथ अपने गांव श्रीनगर ही जाऊंगी। मैंने पूछा, सोनल तुम्हारे बारे में लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि रोहन का कत्ल तुमने नहीं किया। मेरे इस सवाल पर सोनल खामोश हो गई और काफ़ी देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को मैं अच्छी तरह समझ रही थी। आखिर कोई औरत अपने ही पति का कत्ल कैसे कर सकती है? या तो सोनल को उसके पति की हत्या में फंसाया गया होगा या फिर उसका पति इसी लायक था। मैंने सुबह ही अपने भैया रवि को अपने श्रीनगर आने की बात बता दी थी। घर पर सभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और स्टेशन पर सोनल से मुलाकात होने के बाद मैं अपना फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई थी। रात के 9 बज चुके थे और गाड़ी अपने समय पर बलारा जंक्शन पहुंच चुकी थी और मैं सोनल स्टेशन पर उतरे और स्टेशन से बाहर निकलकर श्रीनगर जाने वाले रिक्शे में बैठ गई। आधे घंटे बाद ही हम लोग श्रीनगर चौक पर उतर गए। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ही मेरा घर आ गया। सोनल का घर मेरे घर से 3 गली आगे था। मैंने सोनल के हाथों से अपना सामान लिया और बोली, सोनल मेरे घर चलो, खाना खाकर चले जाना। वो बोली, नहीं अभी मुझे अपने घर जाने दो, मैं 2-4 दिन बाद तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मैं घर आई तो मेरी माँ और मेरे पापा मेरी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरे भैया रवि तो मुझे रिसीव करने बलारा स्टेशन निकले हुए थे, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। मेरे घर पहुंचते ही भाभी ने भैया को कॉल मिलाया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। रात के 11 बज चुके थे और भैया अभी तक बलारा स्टेशन से वापस नहीं आए थे। रिद्धि भाभी के दोनों बच्चे मुझे देखकर काफ़ी खुश थे और काफ़ी देर तक मेरे आसपास मंडराते रहे। मैं उन दोनों के लिए कुछ लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि सुबह दोनों को मार्केट लेकर चलूँगी और ढेर सारे चॉकलेट दिला दूँगी। मुझे भूख ज़ोरों से की लगी थी, इसलिए मैंने रात का खाना खाया और खाना खाकर अब मैं अपने कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकी होने के कारण मैं बिस्तर पर जाते ही सो गई। अगली सुबह आँख खुली तो पता चला कि रवि भैया रात को घर नहीं पहुँचे थे। इस बात को लेकर मेरी रिद्धि भाभी बेहद टेंशन में थी। रात में मेरे अलावा किसी ने खाना नहीं खाया था। मेरे पापा और मेरी माँ भी परेशान थी। मेरे मंझले भैया अनीस रात के 1 बजे तक रेलवे स्टेशन पर रवि भैया की तलाश में भटकते रहे, लेकिन जब रवि भैया नहीं मिले तो घर आ गए और सुबह सुबह ही बलारा थाने के लिए निकल गए ताकि पुलिस की मदद से भैया की तलाश कर सके। मेरी भाभी किसी अनहोनी के डर से लगातार रोए जा रही थी। अपनी भाभी की ये हालत देखकर मैं खुद को कोस रही थी। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता तो यह सब नहीं होता। शाम तक भैया के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को रवि भैया के लापता होने की खबर चल चुकी थी। सभी अपने अपने तरीके से रवि भैया की तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद भी जब भैया की कोई खबर नहीं लगी तो अखबार में भी भैया की
गुमशुदगी की तस्वीर छपवाई गई, लेकिन 1 महीने गुजरने के बाद भी भैया नहीं मिल पाए। इस बीच एक दिन मुझे सोनल की याद आई। उस रात वो बोलकर गई थी कि 2-4 दिनों में मेरे घर आएगी, लेकिन 1 महीने के बाद भी वो मेरे घर नहीं आई, तो मैं खुद ही उसके घर चली गई। सोनल का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, फिर भी इतनी दूरी तय करने में मुझे 4 साल लग गए थे। मैं 4 साल बाद सोनल के घर पहुंची थी, लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका था। अब यहाँ सोनल के छोटे भाई का परिवार रहता था। सोनल के जेल जाने की खबर सुनकर उसके पापा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और सोनल की माँ तब से बीमार की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। सोनल के छोटे भाई अविनाश ने जब मुझे यह सब बताया तो मैं बेहद हैरान हुई। मैंने पूछा, 1 महीने पहले सोनल मेरे साथ ही श्रीनगर आई थी, इस वक्त वह कहाँ है? अविनाश ने कहा, वह यहाँ आई और घर से अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर रात को ही घर से निकल गई थी। उसके बाद वह कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। यह जानकारी मिलते ही मैं अपने घर लौट आई। मैं सोनल को लेकर गहरी सोच में पड़ गई थी। 4 साल जेल में बिताकर आने के बाद उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। सोनल का ससुराल तो पहले ही खत्म हो चुका था, इस बीच उसका मायका भी नहीं बचा था। माँ बाप के ना रहते हुए नज़रिया तो वैसे भी बदल जाता है, फिर ऐसी बहन को कौन घर में रखना चाहेगा जो जेल से लौटकर आई हो। मैं समझ गई कि उस रात जब सोनल घर पहुंची होगी तो उसके भाई अविनाश और अविनाश की बीवी ने उसी रात को ही भगा दिया होगा। रवि भैया के लापता हुए 7 महीना बीत चुके थे। इस बीच मेरी भाभी बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति घर लौट कर आएगा। भाभी के दोनों बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन अनीस भैया उन दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मैंने भाभी से कहा, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके से घूम आइए भाभी, आपका कुछ दर्द हल्का हो जाएगा। भाभी ने कहा, 2 छोटे बच्चों को छोड़कर मैं अब कहीं नहीं जा सकती। भाभी इतना कहकर मेरे कंधों पर रख कर रोने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर अनीस भैया रिद्धि भाभी से शादी कर लेते तो इसमें क्या बुराई है। मैंने अपनी माँ से अपने दिल की बात बताई तो वो बोली, रवि मरा नहीं है, वो एक न एक दिन लौट कर जरूर आएगा। माँ की यह बात सुनकर मेरी भी उम्मीद जग गई, इसलिए मैंने अनीस भैया और रिद्धि भाभी की शादी की बात को मन से निकाल दिया। मेरा बीकॉम फाइनल हो चुका था। घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए मैंने सीतापुर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और एक दिन मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। पैकेज अच्छा था, इसलिए मेरे सिलेक्शन की खबर सुनकर घर वाले भी बेहद खुश हो गए। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुझे आगरा जाना पड़ेगा तो वो लोग इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। छोटे से कस्बे की लड़की इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। मेरे घर वाले इसी बात को लेकर परेशान थे, लेकिन मैं इतना बड़ा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे मंझले भैया अनीस पढ़े लिखे थे, उन्होंने मेरे आगरा जाने की बात पर घर वालों को समझाया और अनीस भैया की वजह से मेरे मम्मी पापा मान गए। मैं आगरा पहुंच गई। आगरा में कंपनी नवी प्लेस में था, अपने जॉब पर लग गई। जॉब के दौरान ही मुझे आकाश नाम का लड़का मिला जो मेरे ही कंपनी में 2-3 साल से काम कर रहा था और मेरा सीनियर था। वह सीतापुर का रहने वाला था, इसी वजह से मैं उसे काफ़ी बातें और कुछ दिनों में ही मुझे उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और आगरा की मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन आकाश की वजह से मैं आगरा छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच मुझे खबर मिली कि कंपनी मुझे आगरा में ही रखना चाहती है। यह बात जानकर मैं बेहद खुश हो गई। मैंने अपने घर वालों को अपने ट्रेनिंग पूरी होने का आगरा में परमानेंट जॉब की खुशखबरी दे दी। मैंने तय किया था कि जॉब शुरू करने से पहले एक बार मैं अपने गांव जाकर अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताएंगे और लौटकर आगरा आऊंगी तो यहीं की होकर रह जाऊंगी। मैंने बलारा के लिए तत्काल में रिजर्वेशन करवा लिया। गांव जाने की खुशी में आकाश के साथ ढेर सारी शॉपिंग की और घर जाने की तैयारियों में लग गई। मेरी ट्रेन दोपहर 2 बजे की थी। आगरा में ट्रैफिक जाम की समस्या को मैं पिछले 1 महीने से झेल रही थी, इसलिए मैं सुबह 9 बजे ही आकाश के साथ संत विहार रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई और 1.5 घंटे में ही स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन में अभी 2 घंटे का वक्त था। मैं वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। आकाश को ड्यूटी पर निकलना था, इसलिए वह चला गया। मैं वेटिंग हॉल में बैठकर फ़ोन पर आकाश से बातें कर रही थी कि तभी मेरे सामने एक औरत गुजरी और मैंने देखते ही उसे पहचान लिया। यह सोनल ही थी। अजीब इत्तेफाक था, 8 महीने पहले भी सोनल मुझे रेलवे स्टेशन पर ही मिली थी और आज भी वह मुझे रेलवे स्टेशन पर ही नजर आ गई। मेरे देखते ही देखते सोनल आगे जा चुकी थी। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन
लेकिन शायद उसे सुनाई नहीं दिया। मैं स्टेशन से वेटिंग हॉल में अपना कीमती सामान छोड़कर सोनल के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक वह भीड़ में गुम हो चुकी थी। मैंने वापस आकर अपना सामान हाथों में लिया और सोनल को ढूंढने निकल पड़ी। जिस तरह वह गई थी मैं उस तरफ कई बार गई और पूरे संत विहार स्टेशन को खंगाल के लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं थक कर हार कर वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। 20 मिनट बाद ही सोनल वेटिंग हॉल की तरफ आती हुई नजर आई तो मैं अपनी जगह से उठ गई। मैंने देखा कि वह अकेले नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी था, और जैसे ही दोनों थोड़ा और करीब आए मैं सोनल के साथ वाले आदमी को देखकर चीख पड़ी, रवि भैया। मेरी चीख सुनकर सोनल और रवि भैया ने मेरी ओर देखा और मुझे देखते ही दोनों के होश उड़ गए। लेकिन फिर भैया मेरे करीब आए और मुझे गले से लगाकर रोने लगे। दोनों को साथ देखकर मैं इतना तो समझ गई थी कि उस रात सोनल और भैया दोनों साथ ही गायब हुए थे। संत विहार के वेटिंग हॉल में ऐसे चल रहा था जैसे, लेकिन मेरे भैया के माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। मेरे कहने पर दोनों मेरे सामने की बेंच पर बैठ गए। मैंने पूछा, भैया आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे और सोनल के साथ आगरा में क्या कर रहे हो? भैया ने सोनल की ओर देखा और कहा, सोनल तुम्हारी भाभी है, यह जेल में मेरे ही जुर्म की सजा काट रही थी, और उस दिन जब मैं बलारा स्टेशन पर तुम्हें रिसीव करने पहुंचा तो तुम्हारे साथ सोनल को देखकर मैं हैरान हो गया और मैं तुम्हारे पीछे पीछे श्रीनगर तक आया। जैसे ही तुम घर में गई मैं सोनल के पास पहुंच गया। सोनल को तो लगा था कि मैं उसे धोखा दे चुका हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। जिस औरत ने मेरे जुर्म को अपने सर के ऊपर लेकर 4 साल जेल काटी हो, मैं उस औरत के साथ धोखा नहीं कर सकता था। उसी रात मैं और सोनल आगरा के लिए निकल गए और तब से हम दोनों आगरा में ही हैं। आज ही सोनल के भाई अविनाश का कॉल आया कि सोनल की माँ की डेथ हो गई है, तो सोनल बलारा जाने के लिए तैयार हो गई और मैं इसे स्टेशन तक छोड़ने चला आया। ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो गई और सोनल के पास कंफर्म टिकट भी नहीं है। अब यह तुम्हारे साथ ही बलारा चली जाएगी। मैंने पूछा, भैया कुछ तो शर्म करो, श्रीनगर में पिछले 8 महीने से रिद्धि भाभी आपके इंतज़ार में बैठी है, उसका क्या होगा? भैया ने कहा, तुम्हारी रिद्धि भाभी को मेरी ज़रूरत नहीं है, वह बहुत पहले ही तुम्हारे मंझले भैया अनीस की हो चुकी है। मैंने कहा, भैया तुम अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए क्यों एक शरीफ औरत पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? भैया ने कहा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा बल्कि सच कह रहा हूँ। दरअसल अब रिद्धि से मेरी शादी हुई थी। उस वक्त मैं सोनल के प्यार में डूबा हुआ था और मैं अपनी बीवी से बात भी नहीं करता था। इसी बीच रिद्धि और अनीस का अफेयर शुरू हो गया और दोनों के इस अफेयर से मैं खुश था। रिद्धि के दोनों बच्चे असल में अनीस के ही बच्चे हैं। इसी बीच ट्रेन आ गई और बातचीत का सिलसिला यहीं रुक गया। मैं और सोनल ट्रेन में बैठ गए। भैया ने हम दोनों का पूरा सामान सीट के नीचे एडजस्ट कर दिया और बोले, सोनल तुम ट्रेन में सारी बातें समझा देगी और बस इतना वादा करो कि तुम मुझसे मिली यह बात घर में किसी को नहीं बताओगी। ट्रेन के खुलने से पहले भैया चले गए। मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे जो मैं सोनल से पूछना चाहती थी। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी थी और सोनल मेरे बगल में बैठी थी। मैंने धीरे से सोनल से पूछा, तो क्या तुम्हारे पति रोहन का कत्ल मेरे भैया रवि ने किया था? सोनल ने कहा, दरअसल मैं और रवि स्कूल के दिनों में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हमारी जाति अलग थी। छोटी जाति में शादी होने पर नाक कट जाती है, इसलिए मेरे घर वाले ने जबरदस्ती मेरी शादी रोहन से करवा दी। रोहन एक नंबर का शराबी था। शुरू में तो मैंने रवि को बुलाकर रोहन को ही अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन मेरे प्यार के काबिल नहीं था। छोटी छोटी बात पर मुझ पर हाथ उठा देता। उसके घर वाले भी उसी के साथ देते थे। मैं जब अपने मायके में शिकायत करती तो मेरे पापा मुझे ही ज्ञान देने लगते, इसलिए मैं 1.5 साल तक अपने ससुराल में घूमती और उनके दोनों बड़े भाई अपने परिवार के साथ गांधीनगर में रहते थे। लेकिन जब भी यहाँ आते उनकी बीवियाँ मुझे बेहद ताने मारती और मेरे साथ बुरा व्यवहार करती। मैंने कई बार आत्महत्या करने की सोची, लेकिन नहीं कर पाए। मेरे ससुराल के करीब रवि की कपड़ों की दुकान थी। मैंने बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसलिए मैं फिर से रवि के करीब आने लगी। बहाने से उसकी दुकान पर जाती और कभी कभी जब घर में कोई ना होता तो मैं रवि को घर पर बुला लेती थी। एक दिन रवि घर पर ही था कि रोहन आ गया और मुझे गैर मर्द की बाहों में देखकर अपने आप को खो बैठा। उसने पास पड़ी रॉड उठाई और मुझ पर हमला कर दिया। रवि ने उसे पकड़ लिया और हाथापाई के दौरान रोहन के सिर में गहरी चोट लगी और वो वहीं डेथ हो गया। उस वक्त घर में मेरे और रवि के अलावा तीसरा कोई नहीं था, इसलिए मैंने रवि को वहाँ से जाने को कहा और उसके जाते ही पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में रोहन ने मुझ पर जानलेवा वार किया और बचाव में मेरे हाथों उसकी मौत हो गई। गैर इरादतन हत्या का मुझ पर मुकदमा हुआ और मुझे 4 साल की सज़ा हो गई। मैं 4 साल बाद जेल से रिहा हुई तो मैं सीधे
श्रीनगर के लिए ही निकली। उस रात तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर अपने घर की ओर अभी कुछ दूर ही गई थी कि रवि मेरे सामने आ गया और उसने मुझसे उसी रात आगरा के लिए निकलने को कहा। मैं अपने घर गई और अपने स्कूल का सर्टिफिकेट और ज़रूरी चीज़ें लेकर उसी रात रवि के साथ बलारा स्टेशन पहुंची और रात 11 बजे की ट्रेन पकड़कर आगरा आ गई। आगरा में रवि और मैं किराए पर रहते हैं और हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं। इस वक्त मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि मुझसे मेरा रवि को अलग करने की कोशिश मत करना। मैंने सोनल की पूरी कहानी सुनी और बलारा स्टेशन आने तक मैं अपने भाई और सोनल के बारे में ही सोचती रही। स्टेशन पर उतरकर हम दोनों श्रीनगर के लिए टेम्पो में बैठे और श्रीनगर में उतरकर सोनल मेरे साथ मेरे घर तक पहुंची और हाथ जोड़कर मुझसे बोली, प्लीज़ सुरति, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस राज को अपने घर में किसी को मत बताना। मैं घर आई तो रात के 9 बज चुके थे। अनीस भैया भी अपनी दुकान से घर आ चुके थे। रवि भैया के गायब हो जाने के बाद से उनकी दुकान अनीस भैया ही संभाल रहे थे और 8 महीनों के दौरान अनीस भैया ने अपनी दुकान को काफ़ी बड़ा कर लिया था। उनकी कमाई भी अच्छी खासी थी और मेरी सैलरी भी घर में आने से मेरे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई थी। रिद्धि भाभी के दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे थे। सोनल की माँ की मौत हुई थी, ऐसे में मेरा उसके घर जाना भी ज़रूरी था। अगली सुबह उठते ही मैं सोनल के घर पहुँची। सोनल के घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी, लेकिन सोनल को पूछने वाला कोई नहीं था। कातिल से कोई भी इज्जतदार इंसान रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं उसकी इस मुश्किल को समझ रही थी। उसकी माँ ने मरने से पहले अपने बेटे से कह दिया था कि सोनल मेरी अर्थी को हाथ भी न लगाए, इसलिए सोनल की माँ का दाह संस्कार सोनल के श्रीनगर पहुंचने से पहले ही हो चुका था। अब उसे उसका घर काटने को दौड़ता रहा था, इसलिए आज ही आगरा निकलने के लिए अपना सामान पैक कर चुकी थी। मैंने उससे कहा, तुम मेरे घर चलो और 2-3 दिन बाद दोनों साथ ही आगरा चले जाएंगे। कल ही तत्काल में 2 टिकट निकलवा लूँगी। सोनल 3 दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर आई। सोनल को घर में देखकर मेरे घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन मैंने कहा 3 दिन बाद सोनल मेरे साथ ही आगरा निकल जाएगी। यह जानकर किसी ने कुछ नहीं कहा। सोनल मेरे साथ ही सोई और रात भर हम दोनों ढेर सारी बातें करती रही। घर में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रिद्धि की तरह सोनल भी घर की बहू है। सुबह हुई तो मैं रिद्धि भाभी के पास गई और बोली, भाभी अब तुम रवि भैया का इंतज़ार छोड़ो और अनीस भैया से शादी कर लो। मेरी यह बात सुनकर रिद्धि भाभी चौंक गई और बोली, तुम्हारे माँ बाप शादी के लिए राजी हो तब तो उन्हें तो लगता है कि उनका बेटा रवि एक दिन लौटकर ज़रूर आएगा। मैंने कहा, उन लोगों को समझाना मेरा काम है। मैं परसों आगरा के लिए निकल जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही अनीस भैया से शादी की बात कर लो और कल मैं मार्ग समाज मंदिर में तुम दोनों के शादी करवा दूंगी। मैंने वह बात कर ली। कल सुबह 10 बजे तुम दोनों की शादी है। इतना कहकर मैंने भाभी के जवाब का इंतज़ार किया। वह अपनी जगह से उठी और सीधे अनीस भैया के कमरे में चली गई। उनके वहां जाते ही मैं झट से अपने माँ और पापा के कमरे में गई और दोनों को मनाने में कामयाब हो गई। दोपहर में मैं जब रिद्धि भाभी से दोबारा मिली तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की ताजगी नज़र आई। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और बोली, माँ और बाबूजी को मैंने राज़ी कर लिया है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है। मेरी इस बात पर भाभी शर्मा गई और बोली, जब घर में सभी राज़ी हैं तो फिर मैं भी शादी के लिए राज़ी हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि रवि भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। अगले ही दिन अनीस भैया और रिद्धि भाभी की शादी हो गई। दोनों घर आ गए और मैं आगरा जाने की तैयारियों में लग गई। 2 साल बीत चुके थे। मैंने आगरा में आकाश के साथ शादी कर ली और हम दोनों ने मिलकर आगरा में एक फ्लैट खरीद लिया। मैंने फ्लैट के बिल्कुल सामने का फ्लैट मेरे भैया रवि और सोनल ने खरीद लिया और इस वक्त हम सभी आगरा में एक साथ ही रहते हैं। कहानी से सीख, अरेंज मैरिज गलत नहीं है, लेकिन अब वह ज़माना नहीं है जो शादी के नाम पर लड़की को किसी भी आदमी के संग ब्याह दिया जाता है। आज के बच्चे अपनी पसंद से अपना साथी चुनना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। याद रखिए कि ज़बरदस्ती का रिश्ता खुशियां नहीं दुख देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।